आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। 8वीं बार है जब वो बजट पेश करेंगी और खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट रहेगा। अब उम्मीद तो सभी को है, लेकिन माना यह जा रहा है कि खास फोकस इस बार रहने वाला है मध्यम वर्गीय परिवार पर। गरीब, महिला, युवा, इनके लिए घोषणा हो सकती है, मध्यम परिवार को राहत मिल सकती है। हालांकि हर सेक्टर उम्मीद लगाकर बैठा है कि क्या हमारी झोली में आता है, क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा, क्या बैलेंस बजट ये रहेगा और क्या, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब बजट पेश हुआ तो जो चुनावी राज्य होते हैं उस पर कुछ ना कुछ असर नजर आता है। तो क्या इस बार भी दिल्ली के इर्द गिर्द ये बजट हो सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके जहन में, लेकिन उम्मीदें हर वर्ग की कायम है कि इस बजट से कम हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सबसे अहम हो जाता है मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि टैक्स की मार जिस तरह से पड़ रही है, टैक्स की पे राहत मिलती है, तो कई वर्ग हैं कह सकते हैं उसको कुछ तो राहत मिल सकती है अगर इस पर कुछ फैसला होता है या कोई अनाउंसमेंट होता है। इस लिहाज से उम्मीद बहुत ज्यादा इस बजट से देखना होगा कि क्या बजट सभी को खुश कर पाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम जब बजट आता है तो ये नजर भी आता है। बहरहाल आज बजट ब्रह्मास्त्र में हम हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बजट बताएंगे और बजट का एनालिसिस भी करेंगे, पहले भी कि क्या हो सकता है और बाद में भी जो बजट पेश हुआ उसके बाद किस वर्ग को कितनी राहत है और किस तरह से इस बजट को देखा जाए। पूरा एनालिसिस आज फर्स्ट इंडिया पे होगा। पूरा दिन आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि आज संसद में बजट पेश होगा और देश का ये आम बजट है। निर्मला सीतारमण 8वीं बार पेश करने जा रही बजट और मंत्रालय सीतारमण पहुंच चुकी हैं। इस वक्त ये अपडेट है, मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद खास रहने वाला है आज ये बजट, जब 8वीं बार देश का बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। अहम यह भी होगा कि कितनी देर का आज उनका संबोधन होता है, लेकिन बेहद खास चर्चा इस पर भी हम करेंगे कि आखिर उम्मीद, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं जिनका कहना यह रहता है कि हमारी उम्मीद हर बार टूटती है। कई वर्ग हैं जो कहते हैं कि पहले से हमें बहुत राहत मिली है और सब कुछ तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन जितना दे रही है वो खुश है। लेकिन कई बार ये देखने को भी मिलता है कि आप उम्मीद तो कुछ लगाकर बैठे हैं लेकिन उससे कुछ ज्यादा मिल जाता है। क्या होगा इस बार के बजट में, ये सस्पेंस बरकरार रहेगा और कह सकते हैं पर्दा धीरे धीरे उठेगा जब 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। और ये तस्वीरें हैं जब मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और फिर सीधे संसद, जहां 11 बजे पेश करेंगी बजट। अब वित्त मंत्री के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है, सबकी नजरें इसी को लेकर हैं। लेकिन हर एक सेक्टर, हम बात कर लें महिलाओं की, वो चाहती हैं कि घर का बजट यहाँ पर हमारा ठीक हो जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए। क्या इस पर विचार हो सकता है, क्या इसे शामिल किया जा सकता है? दिल्ली चुनाव है, उस लिहाज से क्या मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है, या दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द कुछ अहम अनाउंसमेंट हो सकता है जिससे फायदा हर वर्ग को हो जाए, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये होता भी है, जब किसी राज्य में चुनाव हो तो उसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिल जाती है। लेकिन आज के इस बजट में क्या खास रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, हम पर्यटन की बात कर लें, हम माइंस की बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें, या फिर हम 8 पे कमीशन जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसे लेकर बात कर लें, जीएसटी में राज्यों का हिस्सा। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक पे अहम फैसले होते हैं, लेकिन जब जब बजट को लेकर हमने चर्चा की ये बात भी जरूर उठ रही थी। अहम बात टैक्स को लेकर, अलग अलग बहुत सारे टैक्स लगते हैं और हर एक सेक्टर, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हो, टैक्स को लेकर सभी राहत चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा इस बजट में, ये भी बेहद खास रहने वाला है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे।
तो बेहद खास है और जब बजट पेश होना हो तो उसके लिए एनालिसिस और चर्चा भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अभी हम बात उम्मीदों की कर रहे हैं। 11 बजे जब बजट पेश होगा तो पता चलेगा कि आखिर किसकी उम्मीद पूरी होती हुई या नजर आती। बहरहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और खास मेहमान भी थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम बता दें आपको, हमारे साथ किशोर टांग जी हैं, दुकानदार महासंघ से हैं। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। एकलव सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सीएल यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है सीएल यादव जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग हम सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन किशोर जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। बजट की हम बात कर रहे हैं और आपसे जवाब लूं, अहम तस्वीरें दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्रालय से रवाना हो रही है, क्योंकि यही अब तो सब पेपर की जरूरत नहीं है, पेपरलेस बजट हो गए हैं, लेकिन कोई पिटारे की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बजट है वो तैयार है उनके हाथों में, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाती हुई, क्योंकि महीनों तैयारी होती है और तैयारी में किस तरह से सभी वर्ग को सम्मिलित किया गया है। इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ क्या दिया जा रहा है, क्योंकि जब नई सरकार होती है तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आपको तीसरी बार देश की जनता चुनती है, राहत की उम्मीद करती है, और यही उम्मीदें हैं जो लोगों का इंतजार भी बढ़ा रही हैं। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, काफी पॉजिटिव। लेकिन अब देखना होगा कि 11 बजे जब बजट सामने आएगा तो क्या कुछ होता है। फिलहाल यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल ही तुमने। तो तस्वीरें जब वित्त मंत्री यहां से रवाना हो चुकी है, वित्त मंत्रालय सबसे पहले पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और अब यहां से रवाना होते राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके बाद संसद में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। और किशोर, जिस वक्त मैंने आपको रोका था, लेकिन मेरा सवाल यही कि मध्यम वर्गीय पर फोकस इस बार का बजट रह सकता है। अब अगर हम दुकानदारों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, उम्मीद तो वो हर बार लगाते हैं, लेकिन उनका कहना होता है हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बार कितने पॉजिटिव हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है साहब, अभी भी हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद हमें इसलिए नहीं है क्योंकि पिछला बैकग्राउंड अगर हम देखें मोदी सरकार का जी, जितने भी बजट इन्होंने दिए हैं, छोटे व्यापारियों को और दुकानदारों को कहीं कोई राहत नहीं मिली है। तो इस बार भी हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब हवा जरूर है, बाजार के अंदर आवाज जरूर है कि मिडिल क्लास को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा। अभी मालूम चल जाएगा बजट आएगा जब। हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार अभी भी हमारा ध्यान दे रही है। ऑनलाइन की वजह से आप ये देखिए कि सारे बाजार और छोटे मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए छोटे हैं चाहे बड़े दुकानदार हैं, सारों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बाजार के बाजार जो है खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कान पे जू नहीं रेंगती है। कोई भी ऐसा एक्शन उन्होंने आज तक नहीं लिया जिससे कि हमें कुछ लगे कि ये सरकार हम छोटे व्यापारियों के साथ है। लेकिन ऑनलाइन से तो फायदा, ऑनलाइन से आपको लगता है नुकसान हो गया है? ऑनलाइन से सारा नुकसान ही, ऐसा फायदा क्या है? जो चीज हमारे को फैक्ट्री वाले 10,000 में बेचते हैं, एक टीवी फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, और आम पब्लिक को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि अगर एक सैमसंग कंपनी ने फॉर एग्जांपल हमको 10,000 में टीवी दी है, तो वो हम टीवी 10,000 100 में 200 300 में बेचेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन पे वही टीवी 9,000 में मिल जाएगा, तो आप मुझे बताइए कौन आदमी टीवी लेगा हमारे से? तो ये जो इतना बड़ा हेल्दी कंपटीशन के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन इस तरीके का कंपटीशन के घर जला के घर फूक के आप तमाशा देखो, ये तो कंपटीशन नहीं कहलाएगा ना साहब, कि आप 10,000 का टीवी खरीदो और 9,000 में बेचो। ऑनलाइन से क्या मुकाबला करो आप? और वहां चंद बड़े व्यापारी हैं, 10-20 बड़े प्लेयर हैं, उनके पास सारा पैसा जा रहा है, वो पैसा देश के बाहर जा रहा है, और यहाँ छोटे छोटे व्यापारी जो है कटोरा लेके बैठे हुए हैं, उनका ध्यान ही नहीं देते सरकार कि इनका भी कुछ ना कुछ तो है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी जो है परिवार ये भी पाल रहे हैं। बिल्कुल भी एक भी बजट ऐसा नहीं आया है जहाँ छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को लगे कि मोदी सरकार उनके साथ है। लेकिन आपने कहा ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन से ग्राहकों को तो फायदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि दुकानदारों को इससे नुकसान है, तो इसका फिर रास्ता क्या है? इसका रास्ता सिर्फ एक यही है कि ऑनलाइन से अगर आपको सुविधा है तो एक तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगर
ये रेट कट करते हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और उसके अलावा ऑनलाइन के ऊपर आज आप घर में ही बैठे हैं, घर से ही आप बाहर जाते नहीं है, आपका पेट्रोल बचता, टाइम बचता, सारी चीजें हैं, तो आपको अलग से शुल्क देना चाहिए। उसके ऊपर अलग से 10-20% टैक्स लगा दे सरकार, तो उससे क्या होगा कि सरकार की इनकम भी बढ़ जाएगी और जिसको ये सुविधा लेनी होगी उसको 10% 15% ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या रेटों में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप वहां से टीवी लोगे तो आपको 11,000 का पड़ेगा, हमारे से लोगे 10,000 का पड़ेगा। उसमें आपको ये है कि आपको घर से निकल के बाजार तक आना पड़ेगा, और उसमें क्या है कि आपको घर पे बैठे बैठे आप कंप्यूटर उसमें मोबाइल पे ऑर्डर दे दोगे तो आपको पहुंच जाएगा। दोनों में फर्क आ जाएगा सब। तो अगर आप मार्केट में आओगे और मार्केट में आके अगर आप चीज लोगे तो उसमें आपका पार्किंग का पैसा भी लगेगा, आपका पेट्रोल भी लगेगा। इसी सब से तो लोगों को बचत है, यही तो बचत हो रही है। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, लेकिन हमें दिक्कत वहां आ रही है जहाँ रेट कट हो रहा है। हमें जो चीज 10,000 रुपए में दे रही है कंपनी, वो 9,000 में खुद ऑनलाइन बेच रही है। आप कैसे कंपटीशन करोगे? कर नहीं सकते। तो फेयर कंपटीशन के लिए हम उम्मीद करते हैं सरकार ऐसा कुछ करे इस बजट में, तो कम से कम कि ये हजारों लाखों जो बेचारे गरीब दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उससे जो है इससे जान छूटे उनकी। चलिए ठीक है, ये आप उम्मीद है। सीएल यादव जी हमारे साथ हैं। सीएल यादव जी, विपक्ष में है, बहुत सारे सवाल आप लोग उठाते रहते हैं, लेकिन हर किसी की, क्योंकि देश में रहने वाले हर नागरिक की उम्मीद इस बजट से है। आप लोग कैसे इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं? क्या लगता है आपको कि इस बार गवर्नमेंट क्या कमाल कर सकती है या कुछ भी नहीं? कमाल कर रही है ना पिछले 11 साल से। किस प्रकार इस देश को कर्ज में डुबोया गया है। 56 लाख करोड़ का कर्ज था 31 मार्च 2014 को, और वो 31 मार्च 2025 को हो जाएगा करीब करीब 2 लाख करोड़ को पार। यानी कि सब कुछ बेचा, पीएसयू बेचे, संस्थान बेचे, सब कुछ बेचा, किया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 3.5 गुना कर्ज इस देश पे पिछले 11 साल में लाद दिया गया। किस प्रकार जनधन खातों के नाम पे आम जनता को लूटा गया, किस प्रकार बैंक पेनल्टियां लगा करके मिनिमम बैलेंस के नाम पर किस प्रकार आम जनता को लूट रहे, जबकि मोदी जी का जुमला था सबके बैंक खाते में होगा। जीरो बैलेंस के नाम पे ठगा गया इस देश को की भोली भाली जनता को। 20 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए पूंजीपतियों के, और आम इंसान, आम व्यक्ति 10,000 रुपये का कर्ज चुका नहीं पाता तो उसकी ज़मीनें कुर्क हो जाती है, संपत्तियां कुर्क हो जाती है। ये इनका 11 साल का इतिहास रहा है। ये कहते हैं कि हमने 44 करोड़ मुद्रा लोन बांट दिए। भाई साहब, 44 करोड़ तो परिवार ही नहीं है इस देश में। आपने 44 करोड़ बांट किसको दिए? बड़े बड़े दावे हैं, जीडीपी ग्रोथ जमीन में धंसती जा रही है। हम 10% के 11% के विश्व गुरु बनने के दावे कर रहे थे, तो जीडीपी 6.5% पे आ गई। और ये तो जो हेरा फेरी के जो आंकड़े हैं उसमें है। इन्होंने तेल के नाम पे जो लूट मचा रखी है, हम सस्ता तेल देंगे, सस्ता तेल, जिस पेट्रोल के ऊपर, जिस डीजल के ऊपर 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज उसके ऊपर करीब करीब 15 रुपए टैक्स है, जो 32 रुपए तक पहुंच गया था। किस प्रकार स्टेट्स का हक मारा जा रहा है, सेस बढ़ा करके, सरचार्ज बढ़ा करके पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी के नाम पर। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे 11 साल में आपको क्या कुछ भी नहीं लगता कि कुछ प्लस किया गया है? प्लस बताया ना, नहीं ये सब सरकार बताया ना कि हमने क्या प्लस किया। 56 लाख करोड़ का जो कर्ज छोड़ा था 2014 में, उसको 200 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। फिर बीएसएनएल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। है क्या? जीडीपी आपकी खड्डे में जा रही है। मेक इन इंडिया के नाम पे ही डिंडोरा पीट रहे, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और चाइना से इंपोर्ट 3 गुना से ज्यादा हो गया। कौन से मेक इन इंडिया है? स्किल इंडिया के नाम पे क्या है? बेरोजगारी चरम पर है, यानी ऐतिहासिक बेरोजगारी है। 40% युवा बेरोजगार है। आज युवाओं को उम्मीद नहीं है कि हमारे को रोजगार मिलेगा। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भाई वो 2 करोड़ रोजगार है कहां पर? आपके न्यू क्रिएशन क्या है? न्यू जॉब क्रिएशन क्या है? वैकेंसियां भर रहे हो, उसके लिए प्रधानमंत्री को नियुक्ति पत्र बांटने पड़ रहे हैं। इतना इस देश का प्रधानमंत्री हो गया, उसको नियुक्ति पत्र बांटने पड़ रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतने फालतू हो गए कि उनको एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करने का समय, ये इनका विजन है। प्रधानमंत्री है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग मत करिए। हकीकत है ना, कब तक होगा देश ऐसे प्रधानमंत्री को जिसका विजन नहीं है? चलिए ठीक है, एक लाइन में जवाब। आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी कमियां गिना दी। कांग्रेस उम्मीद बजट से क्या, कांग्रेस को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आज के बजट में? अगर वो नहीं होता है तब आप सवाल उठाइएगा। क्या होना चाहिए? इनकम टैक्स के नाम पर आम करदातों को लूटा जा रहा है, वो लूट बंद होगी क्या?
तस्तरी में सजा करके कॉरपोरेट्स को जो टैक्स राहत दी जा रही है 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपए की, वो बंद होगी और आम जनता की पॉकेट में पैसा आएगा जिससे वो खरीदे। महंगाई के नाम पर ये ढकोसला कर रहे हैं कि साहब 4.5% की महंगाई है, जबकि वास्तविकता में महंगाई 20% से ऊपर है। इन्होंने जो वेटेज थे महंगाई के उन्होंने कम कर दिए, फ्यूल को बढ़ा दिया और बाकी चीजों को घटा दिया। जो आपके रोज की कंज्यूमशन के आइटम्स थे उनका वेटेज कम कर दिया, इसके कारण से इनके महंगाई के आंकड़े में हेराफेरी है। आज जो आपका फॉरेक्स है लगातार डाउन जा रहा है, यानी 11 महीने के निचले स्तर पे फॉरेक्स पहुंच गया और ये कह रहा है कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है। उम्मीद भी है और ये आप चाह रहे कि ये हो, लेकिन बहुत सारे आपने कमियां भी बताई। एकलव्य जी हमारे साथ राजनीति विश्लेषक, मैं आपसे सवाल करूं एकलव्य जी, उससे पहले इस जो बातें अभी कही है सीएल यादव जी, उसका एक जवाब जरूर चाहूंगी। 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ, पूरी कमियां बता दी उन्होंने और इसलिए उम्मीद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि भले ही हमारे जो प्रीवियस जो दोनों वक्ता रहे उनको सुन के ऐसा लगता है जैसे कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, परंतु ये भी समझना ज़रूरी है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले वर्ष तीसरा इलेक्शन था जिससे कि वो लगातार तीसरी बार चुनकर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश की जनता ने ही चुना है ना उनको। इन मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे जिस वर्ग से ये लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों में भी वोट तो दिया ही है ना किसी ने। अभी एक टैक्सेशन की, ये तो ऐसे बता रहे थे अभी जैसे कोई टैक्स टेररिज्म चल रहा हो इस देश में। आप मुझे बताइए, जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये जो एक बात कही गई छोटे दुकानदारों की और छोटे व्यापारियों की, आपको ध्यान होगा कि गुजरात में जब पिछली बार इलेक्शन हो रहा था तो सूरत में एक जीएसटी के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया गया था और वहां पे ये हालात बन गए अल्टीमेटली कि जो कांग्रेस के जो वहां पे कैंडिडेट थे उन्होंने अंत में अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करा। इतनी बुरी तरह से हार हुई थी वहां पे कांग्रेस की। तो जीएसटी के व्यापारियों में अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों बार बार चुन के एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ मोदी जी को लेके आते हैं? देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है साहब, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। इस बार आए क्या? सरकार बातें वो करो टीवी पे जो बिल्कुल सही हो। इस बार तो नहीं आई ना बीजेपी। कह रहा हूं कि जब और हमको बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, हम कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी, हम तो व्यापारी हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक जब होते हैं, देखिए ओवर ऑप्टिमिस्टिक के साथ इंसान को रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। देखिए अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी कि ये उसके साथ में फॉरेक्स रिजर्व्स की भी तो बात करनी पड़ेगी ना कि कितने गुना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। मोदी जी जब इस देश में प्रधानमंत्री जब पहली बार बने थे तो क्या ये कहना सही नहीं है कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में मानी जाती थी जो आज वर्ल्ड की टॉप 5 में है? तो देखिए ये सब समझना जरूरी है और ये बात सही है आपने जो, अब मैं इस बात पे आता हूं जो आप पूछ रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जरूर जो मध्यम वर्ग है उस पे एक तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने भी एक हिंट भी दिया, क्योंकि देखिए ये सही है कि इसका अगर हम मध्यम वर्ग को देखेंगे तो एक तरह से जब सबसे बड़ा टैक्स पेयर इस देश का वही है और आप जब देखते हैं कि वो तो एक तस्वीर हमें दिखाई देती है कि दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, दूसरी तरफ हमें एक तस्वीर देखती है कि पंजाब में जब किसान आंदोलन हो रहा है तो टैक्स नहीं देने वाले जो बड़े किसान हैं वो 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं। तो चीटेड तो फील करेगा ना मध्यम वर्ग। जो पैसा दे रहा है वो ये जिंदगी जी रहा है और जो नहीं टैक्स दे रहा है वो ये जिंदगी जी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो बड़े किसान होते हैं उन पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, क्योंकि मुझे देखिए इस बार है ना, हर बार ये बातें तो होती हैं किसान के लिए क्या होगा, युवक के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, परंतु इस बार जो मैं ये देखना चाहूंगा पर्सनली, अगर मैं आपको अपनी बात करूं कि क्या सरकार इस नए बजट के साथ एक नई सोच ला सकती है। देखिए ये भी समझना, देखिए प्राइवेटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष पिछले समय हमने देखा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ। गुजरात में आपने देखा होगा कि अभी एक गिफ्ट सिटी की स्थापना करी जा रही है, क्योंकि जब तक देखिए इस तरह की चीजें नहीं होंगी और
फोकस जब तक प्राइवेट सेक्टर पे नहीं आएगा, तो जिसे हम कहते हैं ना कि जो टैलेंट पूल होता है, उस टैलेंट पूल को आप क्रिएट नहीं कर सकते। जब लोगों को ये आदत पड़ेगी कि हमें फ्रीबीज और रेवड़ी मिलती रहे, तो फिर टैलेंटेड लोग अट्रैक्ट नहीं होते जो मेहनत करना चाहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं इससे निकलकर कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेहतर के हो जाए ना कि फ्रीबीज। डेफिनेटली होगा। और आप देखिए कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, तो देखिए दिल्ली सेंट्रिक बजट तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भारत की सबसे बड़ी मध्यम वर्गीय जनसंख्या दिल्ली में ही रहती है, तो 5 तारीख को वहां वोटिंग है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में सत्या सैनी जी भी जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं एंटीमेटर फिटनेस से। बहुत स्वागत है सत्या जी आपका। और साथ ही हमारे साथ है फूलचंद बड़बड़वाल जी, किसान नेता। फूलचंद जी आपका बहुत स्वागत है। फूलचंद जी, क्योंकि मैं आपका रुख करूंगा, अभी किसान का जिक्र कर रहे थे एकलव्य जी, और हर बार बजट में हमारी बात होती है, फिर हम चाहे राज्य सरकार के बजट की बात करें या केंद्र के बजट की बात करें, किसान हर बार बहुत सारी उम्मीदें लगाता है, कुछ पूरी होती है, ज्यादातर रह जाती हैं। इस बार आपको लगता है कि सरकार ध्यान देगी या फिर वही है, या फिर किसान उम्मीद ही नहीं कर रहा? सबसे पहले तो मैं उस चीज का खंडन करता हूँ। भाई साहब ने एक बात कही जी कि 2 करोड़ के उस गाड़ी में घूम रहा है, उस एक किसान को आप देख रहे हो, पर जो खेत में मर रहा है उस किसान को भी देखो। मैंने किसान वर्ग की बात नहीं करी साहब, मैंने सिर्फ बड़े किसानों मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। सरकार को मैं अच्छी बात मानता हूँ कि उस 2 करोड़ वाले से इनकम टैक्स पे होना चाहिए, ठीक है, कृषि इनकम टैक्स के दायरे में आनी चाहिए। मैं इस चीज का पहला समर्थक हूँ। पर क्यों? क्योंकि मेरा किसान, जब राजा महाराजाओं का राज था, उस टाइम किसान ही अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था। उसी से पूरी इस केंद्र में किसान को रखते हुए पूरी व्यवस्था चलती थी। और आज मेरे किसान को आप भिखारी बना दिया, उसको इतना कर्जदार बना दिया कि वो उस खेती के बदौलत अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छे कपड़े पहना के पढ़ा नहीं सकता। और मुझे एक चीज की और खुशी है साहब, आप अब से पहले नारा लगता था पानी बचाओ, किसान वो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ठीक। अब आने वाले टाइम में वो नारा भी लगेगा कि किसान बचाओ। क्यों लगेगा? 1,18,000 किसान हुआ करते थे हिंदुस्तान में, 18,000 के। उनमें से अब मात्र 95 लाख किसान, 95 करोड़ किसान बचे हुए हैं, बाकी धीरे धीरे खेती को ही छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? कि मेरे दोस्त किसानों की चमक, 5 किसानों की चमक दिखाएंगे, 95 जो मर रहे हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप क्या मानते वजह कि ना किसानों की समस्या परेशानी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा, इसलिए किसान नहीं छोड़ते जा रहे हैं? किसान मांग क्या रहा है? आंदोलन मांग क्या रहा है? अपनी फसल का एमएसपी गारंटी तो मांग रहा है। भाई मैं मेरी फसल बो रहा हूँ, उसकी जो सरकार रेटें तय कर रही है उसकी खरीद की गारंटी दे दे हमें। उसके लिए भी इन सब लोगों को पच नहीं रही। क्यों भाई? उसको भी आर्थिक अगर लाभ हो जाए, वो भी इनकम टैक्स दारी हो जाए, वो भी व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग करे, तो क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा किसान इनकम टैक्स दारी बने। अच्छा, किसान क्या मानता है? ये क्या बहुत मुश्किल चीज मांग ली किसान ने, सरकार देना नहीं चाहती? फिर क्यों इसको नहीं शामिल किया जाता है? हर समुदाय को हर चीज दी। 3% में आपने लोगों को लोन दिया, आपने जो सरकारी कर्मचारी थे उनका वेतन आयोग बार बार उनको संतुष्ट करने के लिए सब कुछ दिया। तो किसान एक अपनी मांग रहा है एमएसपी गारंटी, उसको देने में कौन सी आफत आ रही है? नहीं, धीरे धीरे ये पूरा ही किसान पलायन कर जाएगा, खेती करने वाला ही नहीं बचेगा। उस टाइम आपको पकड़ पकड़ के लोगों को ऑफर दे दे के किसान एकलव्य एक कमेंट, क्या वो दिन भी आ सकता है? ये एक बड़ा सवाल उठा रहे कि किसान ही को ही ना बचाना पड़ जाए। देखिए, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जिसे कहते हैं हम कृषि बजट, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि यूपीए सरकार के समय में क्या कृषि बजट था और आज क्या है, तो वो करीब 25,000 करोड़ से आज कुछ 1.25 लाख करोड़ हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि जो किसानों के लिए जो जिसे हम कहते हैं कि 3 किसान कानून जो आए थे, जिनको काले कानून बता के एक तरह से सरकार पे प्रेशर बना के उसको जिसे कहते हैं रोल बैक करवा दिया गया, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि उसमें कई ऐसे बेनिफिट्स थे
जो जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए ही थे, लेकिन परंतु जिस तरह से वो हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें जो बेनिफिट्स थे एटलीस्ट वो किस तरह से किसी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के साथ सरकार किसानों को पास ऑन कर सकती है, वो बहुत आवश्यक है। जैसे कि ये ज़्यादा बताएंगे, परंतु मैं समझता हूं जैसे उसमें एक प्रोविजन था, जैसे कि किसान जो अपना प्रोड्यूस है उसको चाहे तो मंडी में सेल कर सकता है और चाहे तो वो प्राइवेटली कहीं और भी जाके सेल कर सकता है, जो कि अभी उसको नहीं मिला है। ठीक है, तो वो प्रावधान अगर ऑल्टरनेटिवली किसी तरह से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में ये बेहतर वो तो बिल्कुल ये बेहतर बता सकेंगे। ठीक है आपने, लेकिन अगर राहत मिल रही होगी तो किसान उसे स्वीकार क्यों नहीं करेगा? अगर विरोध कर रहा है तो कुछ ना कुछ या तो आप समझा नहीं पा रहे या वो चीज दे नहीं पा रहे। बहरहाल देखते बजट में क्या होता है। हमारे साथ क्योंकि सत्या जी भी है, सत्या सैनी जी। सत्या जी, आज के वक्त में अगर हम जब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, लेकिन फिटनेस भी वही रोल अदा करता है। आप लोग की उम्मीद क्या है इस बजट से? जब भी बजट की चर्चाएं शुरू होती है, जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, रोजगार है, किसान है, युवा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, बड़े जोरों शोरों से इनकी बातें होती हैं। लेकिन एक जो इन सब के लिए जरूरी मुद्दा है, जो जिसमें सारे वर्ग आ जाते हैं, दैट इज हेल्थ। और प्राइमरीली हेल्थ की बात भी होती है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ की कोई बात नहीं होती है। प्रिवेंटिव हेल्थ वो कि जिसमें आप गाड़ी आपकी ब्रेकडाउन होने से पहले संभाल ली जाए, तो उसकी किसी भी तरह की कोई भी बात, कोई फैसिलिटी, ये सेक्टर पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है, नजरअंदाज है, नेग्लेक्टेड है। और दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज जिनसे हम चीज़ें सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, कितना बजट इस पे एवरी ईयर स्पेंड कर रही है, वहाँ कम्युनिटीज़ के लिए किस तरह से हेल्थ सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव्स ले रही है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर डेवलप करने का, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलप करने का, इन टर्म्स ऑफ जो सब्सिडरी है ऑन इन टर्म सेटअप इंस्टॉल करने के लिए जो लॉन सब्सिडरी है, उन सबको देख के इस तरह की कोई भी बात कभी भी हमारे यहाँ पर नहीं होती है। सो वो नहीं होने का रीज़न आई डोंट नो, गवर्नमेंट को वो चीज़ नहीं दिखती है कि हेल्थ लोगों की ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी चीज़ों के लिए हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है। तो डेफिनेटली इस पे बात होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर्स कैसे डेवलप हो सकते हैं, लोगों का रुझान हेल्थ के प्रति कैसे बढ़ा जाए, आपसे चर्चा हम करेंगे, क्योंकि मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर एक सेक्टर पर बात करना भी जरूरी है और यहाँ तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी जो हर एक सेक्टर, हर एक सब्जेक्ट पर तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और इस बजट का पूरा एनालिसिस A to Z करेंगे। और चलिए रुक करते हैं सहयोगी पूनम का। पूनम, ओवर टू यू। श्वेता, थैंक यू सो मच। और लगातार आप जो जिक्र कर रही हैं वो जनता भी उम्मीद कर रही है। हम उम्मीदों पर ही खरे उतरते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि क्या वो हमारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जो विकास की हम बात करते हैं, मिडिल क्लास के उत्थान की बात करते हैं, क्या उसके इर्द गिर्द ही वो समावेश रहेगा, या फिर जो 4 जातीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहती है उसी का समावेश इस बार ये 8वां बजट होगा। और हमारे धुरंधर साथी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, मैं आपका रुख करती हूँ। निर्मल जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, पर्यटन की बात करें या तमाम ऐसे सेक्टर्स की बात करें निर्मल जी, लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि सभी सेक्टर्स को छूने की कोशिश यहां पर जरूर की जाएगी। रिकॉर्ड बनाएंगे वित्त मंत्री, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत होगी। लेकिन बात अगर मैं पर्यटन की करूं तो पर्यटन में कोई उद्योग नहीं है निर्मल जी, लेकिन फिर भी अपार संभावनाएं होती हैं और कोशिश रहती है कि पर्यटन में बूम हो। राजस्थान में भी अपार संभावनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भी बहुत कुछ खास मिल सकता है? देखिए पूनम, चूंकि ये जो दौर है अब, ये कोई किसी तरह का कोई सियासी दबाव केंद्र सरकार के ऊपर इस समय नजर आता नहीं है। चूंकि ये निर्मला सीतारमण आज जब बजट पेश करेंगी तो दूसरा बजट है, और दूसरा बजट का मतलब ये होता है कि आने वाले जो 2-3 वर्ष हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा घोषणाओं से बचते हुए केंद्र सरकार कोशिश ये करती है कि राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुनती है कि जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम रोजगार बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम हमारी आर्थिक सेहत देश और प्रदेश की ठीक कर सकते हैं, उसको लेकर के फोकस किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा घोषणाओं से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बचा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो अगर पर्यटन सेक्टर की बात करें, क्योंकि पर्यटन सेक्टर पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, और राजस्थान और यहां से लेकर पूरा जो गुजरात का जो क्षेत्र है, ये पूरा एक ऐसा
भूभाग है जिसके अंदर पर्यटन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। महत्व इसलिए कि इस पूरे भूभाग की हम बात करें तो ज्यादा नहीं तो आप माने 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पर्यटन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी जो सर्किट्स की बात थी, चाहे राजस्थान से जुड़े हुए सर्किट्स की बात करें, क्योंकि राजस्थान ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत जबरदस्त प्रगति की है अगर हम पर्यटन सेक्टर को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र से राजस्थान भी उम्मीद करता है, केंद्र से दूसरे प्रदेश भी उम्मीद करते हैं। तो कोशिश ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के खासकर टूरिज्म के अंदर बहुत बड़ी घोषणाओं से तो बचा जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग घोषणा है उनको वित्त पोषण के सरकार प्रयास कर सकती है। और 2-3 नए सर्किट्स की जो बात है खासकर, क्योंकि ये देखा है पिछले दिनों जब जिस तरह से तमाम तरह के जो सर्वे कराए, अध्ययन कराए, उसमें एक बात सामने आई कि जो पूर्व राजा महाराजा थे, पूर्व जो हमारी जो धरोहर है उसको लेकर के देश विदेश के पर्यटक, क्योंकि इनबाउंड पर्यटक बहुत कम हुआ है, तो उस इनबाउंड पर्यटक को वापस से हमारी धरोहर को जोड़ने के लिए कुछ विशेष घोषणाएं जरूर की जा सकती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा चूंकि ये ऐसा रूरल पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर नई अपार संभावनाएं, निश्चित तौर पर देखिए, अब ये कोरोना के बाद एक बात तो आदमी ने सीख लिया, सांसों की कीमत हर एक आदमी जानने लग गया। उसको पता है कि वो नेचर की तरफ लौटा है, नेचर की तरफ लौटा है, अपना योगदान करना चाहता है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि शहर के बड़े बड़े होटल हैं वो आपको खाली नजर आते हैं, लेकिन नेचर रिजॉर्ट्स की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करते हैं, उस तरफ बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरे देश की, क्योंकि एक चीज और कहना चाहूंगा पूनम, पूरे देश की 80% से ज्यादा हेरिटेज संपत्ति राजस्थान के अंदर है। इस बार पूरा हेरिटेज जो संपत्तियों के जो संचालक है, जो मालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि सेंटर स्तर पर एक ऐसी पॉलिसी बने कि ताकि जितनी भी हेरिटेज यूनिट्स हैं उनको एक अम्ब्रेला, एक ऐसा बनाया जाए, उनको सबको एक छत के नीचे लाया जाए और प्रयास ये किया जाए। हम वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि वेडिंग हो, री वेडिंग हो, पोस्ट वेडिंग हो, प्री वेडिंग हो, उसको लेकर के देश विदेश के, खासकर विदेश से जो पाश्चात्य सभ्यता में जीने वाले जो लोग हैं, पर्यटक है, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी सामने आ सकती है। बिल्कुल निर्मल जी, चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति भवन से ये बेहद अहम तस्वीरें हैं क्योंकि इसके बाद ही संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री, लेकिन ये राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। बजट को मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे और उसके बाद यहां से संसद के लिए रवाना होंगे वित्त मंत्री। लेकिन ये मुलाकात की बेहद अहम तस्वीर बजट से पहले, जिस तरह से सुबह से हमने आपको दिखाया, वित्त मंत्रालय जब पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके बाद वहां से वो रवाना हुई टीम से मुलाकात कर राष्ट्रपति भवन। और ये राष्ट्रपति भवन से अब तस्वीरें आ रही हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की उन्होंने और कुछ ही देर में संसद के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप रही हैं वित्त मंत्री। अहम तस्वीर है। तो ये बेहद ही अहम तस्वीर है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में कॉपी सौंपेंगी राष्ट्रपति को वित्त मंत्री और ये साथ में फोटो सेशन, पूरी प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया का ही निर्वहन किया जा रहा है। इसके बाद संसद पहुंचकर बजट पेश करेंगी। पूरे देश की कह सकते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये बजट, उनके घर के किचन से बड़े कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ ये बजट हर आम खास के लिए बेहद अहमियत रखता है ये बजट। और ये मुलाकात की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से ये अहम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट की कॉपी जहां राष्ट्रपति को सौंपेंगी वित्त मंत्री और उसके बाद यहां से संसद के लिए रवाना होंगी। क्या बड़े फैसले हो सकते हैं इस बजट में? महंगाई, रोजगार, विकास दर, इस पर क्या फैसला होगा? क्या अनाउंसमेंट किया जा सकता है? मध्यम वर्ग को बेहतरी के संकेत यहां पर जरूर मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर कहा, लेकिन अब राहत की बात जो कही जा रही है, जो संकेत मिले हैं वो किस तरह से खरे उतरते हैं, ये भी बेहद अहम रहेगा। और ये देखिए तस्वीरें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें बजट की कॉपी सौंपी और अपनी टीम के साथ फोटो सेशन हुआ और इसके बाद अब संसद के लिए रवाना होगी कुछ ही देर में वित्त मंत्री। पूरी टीम के साथ इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी है वित्त मंत्री की। जहां बजट की कॉपी पेश कर रही हैं, सौंप रही हैं राष्ट्रपति को वित्त मंत्री और साथ ही बजट को लेकर भी
कुछ बातचीत का दौर जारी है। राष्ट्रपति से ही बजट की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री पहुंचते हैं और ये एक प्रक्रिया है हर बार बजट के पहले। चलिए अब यहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे संसद जाएंगी, 11 बजे बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया लगातार हर एक कवरेज आप तक पहुंचा रहा है, हमारे सभी सहयोगी से हर एक सेक्टर पर बात कर रही है सहयोगी पूनम भी, लेकिन उनकी जारी है कि आखिर क्या हो सकता है। हालांकि अभी उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं, प्री बजट है लेकिन पोस्ट बजट एनालिसिस भी होगा। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, अध्यक्ष है FSTR से। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हम इससे पहले भी जब हर दिन अलग अलग सेक्टर पर बात कर रहे थे, आपसे भी बात हुई थी। आज क्योंकि वो दिन है जिस पर हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, उम्मीदों की बात कर रहे हैं, आज 11 बजे बजट आएगा। अगर आपसे मैं बात करूं, उम्मीद किस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत सारी राहत की उम्मीद भी की जा रही है पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर को लेकर क्या कोई घोषणा हो सकती है या होना चाहिए? एक कमेंट जरूर चाहेंगे। घोषणा होनी चाहिए। एक तो इंटरेस्ट सब्सिडी हमारे को मिलनी चाहिए, क्योंकि होटल एक हैवी इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। उसमें हमारे को जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। होटल के अंदर 70% निवेश हमारा बिल्डिंग के अंदर होता है। तो हमारी केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को इनपुट मिलना चाहिए बिल्डिंग पे। दूसरा, MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बैंक और NBFC जितने भी हैं उनको उनकी जो पॉलिसीज है, जो RBI की गाइडलाइंस के द्वारा चलना चाहिए, वो नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे उनका कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो RBI की गाइडलाइंस को NBFC और बैंक फॉलो करें, ये हम चाहेंगे कि बजट के अंदर इस चीज की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएं। दूसरा, राजस्थान के अंदर जितने भी डेस्टिनेशन है जहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, और वो क्योंकि वो जो फ्लाइट्स हैं उनमें इतने पैसेंजर नहीं आते, तो एक VGF की पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, जिसको कि वेरिएबल गैप फंडिंग बोलते हैं। वो फंडिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन एयरलाइंस को करता है तो कोटा है, हमारा जैसलमेर है और बीकानेर है, जो कि बिकॉज ऑफ फ्लाइट्स नहीं जाने की वजह से पिछड़ गए हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि होटल सेक्टर की बात करें, पर्यटन के लिहाज से भी बात करें तो इससे फायदा हो सकता है अगर इसे शामिल किया जाता है तो। चलिए, बेहद अहम है जिस तरह से अभी सुरेंद्र जी ने भी बात की। पूनम, ओवर टू यू, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि बात हो सके और कम वक्त में ज्यादा चीजें निकल कर आए, यही हमारी कोशिश। ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे छूने की सरकार यहां पर कोशिश जरूर करेगी और ये बताएगी कि जो उन्होंने उम्मीदें लगाई है वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आएगी। और खास सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में ये बेहद जरूरी है जानना, यूथ डेवलपमेंट जिसे लेकर बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए हैं, बहुत सारी ऐसे बातें की जाती है, स्पोर्ट्स को लेकर बड़े बड़े उठान किए जाते हैं, लेकिन उसका कितना फायदा पिछले बजट से लेकर इस आने वाले बजट को लेकर अगर देखा जाए तो उसका आकलन कैसे करेंगे? नरेश जी जरा आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव भी किए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या निचोड़ रहा है पिछले बजट के दौरान जो आवंटन किया गया था फंड का, और अब क्या उम्मीद है? देखिए पूनम, जहाँ तक बजट की बात है तो युवाओं पे, किसानों पे, खिलाड़ियों पे, महिलाओं पे फोकस रहेगा। और ख़ासकर मैं युवाओं की बात करें उससे पहले, जैसे मैंने कहा, महिलाओं पे फोकस रहेगा। तो इस बजट से जुड़ी एक जानकारी और हम दर्शकों से शेयर कर दें कि आज जब वित्त मंत्री अभी मिली है राष्ट्रपति से, तो उन्होंने जो साड़ी पहनी है वो मधुबनी आर्ट की साड़ी है। और इसमें खासियत ये है कि 2021 में दुलारी देवी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, उनके क्षेत्र में जब वित्त मंत्री गई थी तो उन्होंने ये साड़ी जो है वित्त मंत्री को भेंट की थी और कहा था कि जब आप बजट पेश करें तब यही साड़ी पहनना। तो आज वही साड़ी पहन के वित्त मंत्री पहुंची है। तो इसका अर्थ सीधा से लगा जा सकता है कि महिलाओं पे खासकर फोकस रहेगा, और साथ में जो जितने भी कह सकते हैं कि जो भारत में बने प्रोडक्ट है उनको और किस तरह से उनको कह सकते हैं सरकार का संरक्षण मिले, उस पर फोकस रहेगा। जहाँ तक आपने युवाओं की बात की, खिलाड़ियों की बात की, तो अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम्स चल रहे हैं और उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये जो उत्तराखंड के गेम्स है ये अपने आप में एक कह सकते हैं एक बड़ा संकेत है भविष्य को लेकर, क्योंकि देश चाहता है कि यहाँ भी ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो। भारत कभी ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी नहीं कर पाया है और प्रधानमंत्री ने तब भी कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत इसकी मेज़बानी करे, उसकी दावेदारी जो है वो लगातार की जा रही है। तो ऐसे में जब ओलंपिक की मेज़बानी होती है तो पूरे देश का जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो बदल जाता है, उसकी कह सकते हैं काया पलट हो जाती है। और उस काया पलट होती है तब ऐसा लगता है कि ये देश ऐसे बड़े महाकुंभ खेल के महाकुंभ की मेज़बानी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी इस बजट से संकेत मिलेंगे, क्योंकि अगर ओलंपिक की मेज़बानी हमें करनी है तो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विश्व स्तरीय करना होगा। अभी हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में खेल की बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन चूंकि ओलंपिक की मेज़बानी एक शहर को मिलती है तो जिस शहर का भी चयन होगा उसमें किस तरह से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, ये बजट में इसका संकेत मिल सकता है। क्योंकि इस कह सकते हैं कि ओलंपिक मेज़बानी की तरफ भारत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी जिस तरह से चाहे खेलो इंडिया जो आयोजन हुआ है तो उसमें और किस तरह से प्रगति की जा सके और ख़ासकर युवाओं को कैसे जोड़ा जा सके, इसको लेके भी मुझे लगता है कि बजट में कोई न कोई प्रावधान होगा। क्योंकि जैसा अभी निर्मल जी ने कहा था कि ये बजट कोई सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा बजट है जब अभी सरकार का शुरुआती साल है। तो ऐसे में एक मजबूत आधार स्तंभ या कहे नींव उस मजबूत तरीके से डाली जाए तो उस क्रम में नींव मजबूत हो, उसी क्रम में भी घोषणा होगी। बिल्कुल नरेश जी, और अगर हम इसे अर्थ कुंभ कहें और इसमें आहुति दी जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में फंड के जरिए आहुति देकर, ये माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में हर विभाग का हम जिक्र कर रहे हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, आहुति देने की कोशिश यहां पर करेगी क्योंकि आम बजट है, लेकिन एक खास सेक्टर है उसको हम नहीं छोड़ सकते। विमल जी, आपसे जानना चाहेंगे शेयर मार्केट की फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, शेयर बाजार की बात करें तो जब भी बजट आता है स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन आना एक स्वाभाविक सी बात है। आज चूंकि बजट का अनाउंसमेंट होना है, आज सुबह से अगर शेयर बाजार को देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स है उसमें अप एंड डाउन चलता आ रहा था। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जिसकी बुनियाद पे शेयर बाजार ने एक लंबी छलांग लगाई थी, वो उनका मोह भारत के प्रति भंग हो रहा है। यदि जनवरी के पूरे महीने की बात करें तो जनवरी में करीब 87,000 करोड़ रुपए का स्टॉक्स FII ने बेचा है। हालांकि संतोष की बात यह है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा मार्केट को सपोर्ट किया है और करीब 86,541.80 करोड़ रुपए के आसपास की पूरी जनवरी के अंदर DII की खरीद हुई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि FII जहां एक तरफ भारत का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी मजबूती के कारण भारतीय शेयर बाजारों में वो गिरावट नहीं आई जिस गिरावट की अपेक्षा की जा सकती थी, अर्थात क्रैश नहीं हुआ। एक दूसरी चीज़ जो स्टॉक मार्केट को लेकर के ये भी उम्मीद है कि चूंकि पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर कुछ संशोधन किया था, 10% की दर से जो इनकम टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा के 12.5% किया। अब यदि इसको रिवर्स किया जाता है इस बजट में, यदि ऐसी कोई घोषणा होती है तो निश्चित रूप से जो निवेशक हैं उनका बाजार के प्रति फिलहाल तो दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी निवेशकों की, और उतार चढ़ाव तो संभव है और जब भाषण देना शुरू करेंगे और तब से उतार चढ़ाव हम देखना शुरू कर देंगे। लेकिन निश्चित है बिल्कुल विमल जी, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सोलर एनर्जी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेहद गंभीर नजर आते हैं। साथ ही बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में बेहद अपार संभावनाएं हैं। विकास जी, आप लगातार हर एक जानकारी हर एक अपडेट देते रहे हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी MOU किए हैं ग्रीन एनर्जी के रूप में। तो क्या लगता है इस बार राजस्थान को सोलर एनर्जी के रूप में किस तरीके से संभावनाओं के जरिए फायदा मिल सकता है? पूनम जी, देखिए, अगर बात करें ऊर्जा सेक्टर की तो इस बार जो सेंटर का बजट है इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं राजस्थान के लिहाज से भी और ऑल ओवर इंडिया की देखें तो उसके लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट विजन दिया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की क्षमता जो है सोलर में हम डेवलप कर पाएंगे। और उसी को लेकर अगर बात करें, अगर पिछले 8 महीने की अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करीबन 15 गीगावाट के आसपास का हम वो लक्ष्य पूरा कर पाए हैं, जो कि उससे पिछले 1 साल की बात करें तो दुगना लक्ष्य उसने हासिल किया है। तो ऐसे में अब आने वाले टाइम पे, क्योंकि पूरी दुनिया का जो निगाह है वो राजस्थान पर टिकी हुई है, सबसे ज़्यादा सूरज की जो कृपा है राजस्थान पर है, तो ऐसे में सभी सेक्टर्स की जो कह सकते हैं कि जिनमें कि सोलर की कनेक्टिविटी है उन सबकी निगाह राजस्थान पर टिकी हुई है। तो एक बड़ी उम्मीद राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेकर है। इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर की 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो कि राजस्थान और अन्य राज्यों के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण है
जो पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन, इसके लिए कुसुम योजना का एक बड़ा स्कीम लेके आई है, कुसुम ए, कुसुम सी, और इसको लेकर के इसका विकास का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसका विकास का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। दूसरा, इससे जो किसान है उन किसानों को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जब बंजर भूमि जो है वो ऊर्जा के रूप में सोना उगल रही है, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। इसी को देखते हुए कुसुम योजना का दायरा जो वो बढ़ाया जा सकता है जी। इसके अलावा और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसे राज्य सरकार लागू करती है, लेकिन राजस्थान की जब बात हो ही रही है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, ये हम बार बार यहां पर कहते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में हमारे खास सहयोगी, खास पैनल श्वेता के साथ लगातार बना हुआ है, लगातार चर्चा जारी है, उम्मीदें बरकरार है, लेकिन इस बार क्या वाकई में चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा? वित्त मंत्री 8वां अपना आम बजट पेश करेंगी, रिकॉर्ड कायम करेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार चर्चा जारी। एक